आइए प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों को एक इतिहासकार और एक जासूस की तरह डिकोड करते हैं। मिट्टी में दबी छोटी छोटी चीजें कैसे पूरे मानव इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे। यहाँ हम सिर्फ पुरानी तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि भौतिक साक्ष्यों के आधार पर ये देखेंगे कि हमारी सभ्यताएं आखिर विकसित कैसे हुईं। काफी समय तक हम सबको यही लगता था कि भारत का इतिहास ऋग्वेद के साथ करीब 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मतलब माना जाता था कि उससे पहले सब कुछ एक खाली पन्ना है। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो जमीन से निकले साक्ष्यों ने हमारी टाइमलाइन पूरी तरह बदल दी। इन सबूतों ने हमें हजारों साल पीछे धकेल दिया, सीधे 7000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ कृषि और 4500 ईसा पूर्व की शुरुआती बस्तियों तक। और पता है सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज। जॉन मार्शल की उस एक ऐतिहासिक घोषणा ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। जरा सोचिए, हमारा इतिहास रातों रात 3000 साल पीछे चला गया। इस खोज ने साबित कर दिया कि जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग सभ्य होना सीख ही रहे थे, तब हमारे यहाँ पूरी तरह से सुनियोजित शहर मौजूद थे। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, ऐतिहासिक टाइमलाइन को फिर से लिखना। दूसरा, पाषाण युग को डिकोड करना। तीसरा, कालीबंगा का नगर नियोजन। चौथा, ताम्र युग का नेटवर्क। और अंत में इन खंडरों से मिलने वाले सबक। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक टाइमलाइन को फिर से लिखना और युगों का वर्गीकरण। अतीत की इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए इतिहासकार समय को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक, यानी पाषाण युग, जहां कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, हम सिर्फ पत्थरों और औजारों पर निर्भर हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जहां लिखावट तो है पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक युग, जहां हमारे पास ऋग्वेद जैसे ग्रंथ हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। काफी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पाषाण युग को डिकोड करना, चॉपर से सुई तक का सफर। राजस्थान में अगर हम देखें तो शुरुआती इंसानों की गतिविधियां मुख्य रूप से बनास नदी घाटी के आसपास मिलती हैं। समय के साथ इन लोगों ने कमाल की तकनीकी छलांग लगाई। बागोर और तिलवाड़ा जैसी जगहों पर हमें माइक्रोलिथ, यानी बहुत ही छोटे और नुकीले पत्थर के औजार मिले हैं। बड़े बड़े भारी पत्थरों को छोड़कर इन छोटे और सटीक औजारों को बनाना उस समय के शिकारियों के लिए किसी बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड से कम नहीं था। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है भीलवाड़ा का बागोर। यहाँ हमें माइक्रोलिथ, पशुपालन और खेती के सबूत तो मिले ही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज थी एक छेद वाली तांबे की सुई। जरा सोचिए, एक तांबे की सुई का मिलना कितना बड़ा संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान अब सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं था, बल्कि वो कपड़े सिलना और एक सेटल्ड लाइफस्टाइल अपनाना सीख रहा था। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा सवाल उठता है। खाना बदोश जीवन और पत्थर के औजारों से निकलकर आज से 4500 साल पहले इन लोगों ने पहली बार इतने शानदार और कॉम्प्लेक्स शहरों की प्लानिंग कैसे कर ली? आइए इसके प्रमाण देखते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे भाग में, कालीबंगा में नगर नियोजन, जहां हम ग्रिड और खेतों के साक्ष्य देखेंगे। घग्गर नदी के किनारे बसे कालीबंगा से हमें प्राक हड़प्पा काल का एक बहुत ही दिलचस्प सबूत मिलता है, एक जुता हुआ खेत। लेकिन ये कोई आम खेत नहीं है, इसमें हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इतिहासकारों ने जब इसे गहराई से एनालाइज किया तो पता चला कि ये प्राचीन किसान एडवांस लेवल की दोहरी फसल प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी एक ही खेत में एक साथ गेहूं और जौ उगाना। कमाल की कृषि समझ थी उनकी। अगर हम कालीबंगा की खुदाई की अलग अलग परतों को देखें तो वास्तुकला का विकास एकदम साफ नजर आता है। शुरुआती दौर में वहां सिर्फ एक सिंगल दीवार वाली बस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे हम हड़प्पा काल में आते हैं, यह शहर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिटी बन जाता है। यह 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक ऊंचा प्रशासनिक दुर्ग जिसे हम सिटाडेल कहते हैं, और आम लोगों के रहने के लिए एक निचला नगर। हड़प्पा चरण की प्लानिंग देखकर तो सच में हैरानी होती है। सड़कें एकदम ग्रिड सिस्टम में हैं, पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां हैं और मनोरंजन के लिए घरों में खिलौने और पासे भी मिले हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मकानों में मिली गहरी दरारें इस बात का बहुत मजबूत इशारा करती हैं कि शायद किसी भयानक भूकंप ने इस खूबसूरत शहर का अचानक से अंत कर दिया होगा। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, ताम्र युग का नेटवर्क, जहां हम आहड़ में व्यापार और संयुक्त परिवारों पर बात करेंगे।
कालीबंगा से निकलकर मेवाड़ के इलाके में आयड़ नदी के पास हमें एक बिल्कुल अलग ही सभ्यता मिलती है, आहड़ सभ्यता। ये पत्थर के बजाय तांबे पर आधारित थी। यहाँ एक ही घर के अंदर कई सारे चूल्हे मिले हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ बड़े जॉइंट परिवारों का कल्चर था। इसके अलावा टेराकोटा का बनास बैल, बिना हैंडल वाले पानी के बर्तन और सफ़ेद ज्योमेट्रिक पैटर्न वाले लाल काले मिट्टी के बर्तन, ये सब बताते हैं कि इनकी कारीगरी और लोकल इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा एडवांस थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज जो आहड़ से मिली है वो है धातु का सिर्फ एक टुकड़ा, और वो टुकड़ा है भगवान अपोलो की तस्वीर वाला एक यूनानी सिक्का। जी हाँ, एक ग्रीक सिक्का। ये एक बहुत ही सॉलिड फिजिकल प्रूफ है जो साबित करता है कि हजारों साल पहले राजस्थान के एक इलाके का इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क सीधा यूनान तक फैला हुआ था। अनबिलीवेबल। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, खंडरों से सबक और मानव अस्तित्व का विकास। जब हम इन सारी चीजों को, चाहे वो तांबे की सुई हो, जुते हुए खेत हों या वो यूनानी सिक्का, एक साथ जोड़ते हैं तो सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं बल्कि इंसान के विकास की एक पूरी जीवंत कहानी सामने आती है। कैसे हम पुरापाषाण काल के साधारण पत्थर के औजारों से आगे बढ़कर माइक्रोलिथ और पशुपालन तक पहुंचे, और फिर अंत में तांबे का इस्तेमाल करके बड़े बड़े शहर और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क खड़े कर दिए। ये भौतिक साक्ष्यों में दर्ज एक अविश्वसनीय यात्रा है। तो दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि पुरातात्विक खोजें कभी खत्म नहीं होती। हर एक नया टूटा बर्तन या कोई मुहर हमारे इतिहास की समझ को पूरी तरह से पलट सकती है। और ये सब देखकर मन में बस एक ही रोमांचक सवाल आता है, इतिहास को एक बार फिर से लिखने के लिए इस पृथ्वी के नीचे और क्या क्या रहस्य दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।